Assalamualaikum, dear students. Hope you're doing well. In the earlier class, we discussed about culture, that what is culture, and then we discussed about what are the different characteristics of culture. डिस्कस किया था हमने कल्चर को कि कल्चर है क्या. सो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ. जिंदगी गुजारने का एक तरीका है. जिंदगी गुजारने का एक तरीका. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी ने आपके लिए कुछ लिमिटेशन रखे हुए हैं कि अगर आपने इसी सोसाइटी का मेंबर होना है, अगर आपने इसी सोसाइटी में जो सर्वाइवल करनी है तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी. अदरवाइज अगर आप उसको वायलेट कर लेते हो, अगर आप डिविएंट बिहेवियर जो है वो प्ले करते हो तो फिर आप उस कल्चर का हिस्सा नहीं रह सकते, या वो कल्चर या द इंडिविजुअल और पार्टिसिपेंट ऑफ द कल्चर्स और वो बुरा मानते हैं कि नहीं आप फिर उस कल्चर में नहीं रह सकते. Today we will discuss about the basic elements of culture. That what are the basic elements of culture? कौन से वो ऐसी चीजें हैं जो कल्चर बनाती हैं, कौन सी वो ऐसी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल कल्चर में मैंने तो पढ़ा कि जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं उसी तरीके को हम कहते हैं कल्चर. लेकिन अब उस तरीके की कंपोनेंट्स कौन से हैं, अब वो कौन सी चीजें हैं जो हमें एक लिमिटेशन देती है कि आपने वो चीजें फॉलो करनी होगी और ये चीजें फॉलो नहीं करनी होगी. सो द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज एक्चुअली अ वर्ड्स ऑफ आइडियाज having common meaning and is shared to a social situation is called language. अल्फाज का वो मजमुआ या आइडियाज का वो मजमुआ जो कि कॉमन मीनिंग रखते हैं. कि फॉर एग्जांपल मैं अगर वाटर कहूँ तो वाटर जो है वो सबको पता होना चाहिए, उसकी जो मीनिंग है हर एक को पता होना चाहिए उस सोसाइटी के मेंबर को कि वाटर क्या है. फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास की बात करूँ तो क्लास सबको पता होना चाहिए कि क्लास क्या है. सो क्या है एक्चुअली कि एक एक्चुअली है वो कॉमन मीनिंग. सो एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइडियाज हैविंग अ कॉमन मीनिंग, वही जो कि हम अपने कल्चर में या सब कल्चर में बोलते रहते हैं. पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर में हम रह रहे हैं तो हमें एक लैंग्वेज दिया गया है कि आपने जो है इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है, इसी के थ्रू आपने एक मैसेज दूसरे बंदे को वो मैसेज ट्रांसफर करना होता है. So it is a set of socially sound patterns, words and sentence having specific meaning and terminology common to the same culture. वही सेम कल्चर, आप जो भी बात कर रहे हो, आप जो भी आइडियाज शेयर कर रहे हो, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, उस कल्चर के जो इंडिविजुअल्स हैं उन सारों का पता है कि इस चीज का यही मीनिंग है. इसी वजह से हम कहते हैं कि है वो कॉमन मीनिंग, सारों के लिए एक ही मीनिंग होता है. कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लैपटॉप कहूँ तो लैपटॉप सबको पता होना चाहिए कि लैपटॉप क्या चीज है. सो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा कंपोनेंट है कल्चर का जिसकी थ्रू आप किसी भी कल्चर में एंट्री कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे कल्चर में रह रहे हो तो आपको उस कल्चर की लैंग्वेज आना चाहिए, आनी चाहिए. अदरवाइज आप जो है उस कल्चर में कुछ भी नहीं सीख सकते. उसको कस्टम ट्रेडिशन वो तो फिर बात की चीजें हैं, आप उसको फिर पिक नहीं कर सकते या उसको फिर इवन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर लोगे लेकिन वो चीजें जो वो मीनिंग जो उस कल्चर की इंडिविजुअल के लिए जो सेम है वो आपको समझना पड़ेगा. अगर आप उसको समझते हो तो फिर आप जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस कर सकते हो. सो सिंपली आप किसी भी कल्चर को स्टडी करने के लिए, किसी भी कल्चर को जो है रीड करने के लिए, किसी भी कल्चर की कल्चरल पैटर्न को, कल्चरल ट्रेड्स को फॉलो करने के लिए आपको जो है उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए. और वही लैंग्वेज जो कि एक कम्युनिकेशन का टूल्स है, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस which transmits one message from one person to another person. आप किसी एक मैसेज को दूसरे बंदे को वो मैसेज फॉरवर्ड कर लेते हो, आप उसके टूल्स को फॉलो कर लेते हो. आगे फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम देख ले.
तो थ्रू सिंबल्स की थ्रू मतलब किस्म की गेस्चर्स की थ्रू हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। और यही वजह है कि हर कल्चर का जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी अगर मैं पाकिस्तानी कल्चर्स की बात करूँ, जो पाकिस्तानी जो मेन कल्चर्स है उसकी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कल्चरल या कौमी ज़ुबान है वो है उर्दू। अब उर्दू चूँकि एक कौमी ज़ुबान है, जो बाकी सब कल्चर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर पंजाबी कल्चर की एग्जांपल लूँ, केपी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलूची कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान की कल्चर, कश्मीरी कल्चर, चतराली कल्चर, वहाँ पर फिर अलग-अलग सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। क्योंकि जो लिंग्विस्टिक है, जो लिटरेचर वाले हैं, उसके मुताबिक हर 3 किलोमीटर बस कुछ न कुछ चेंजेस लैंग्वेज में आती रहती है। इसी वजह से इवन अगर हम यहाँ पर देख लें तो जो इस साइड का जो केफी वाले हैं वो अलग टाइप की जो है वो पश्तो बोल। ओके, तो हम अगर साउथ वाली साइड को देखें, साउथ वाले कीवी को, तो करक, डीआई खान, बन्नू, वज़ीरिस्तान, तो वो लोग भी पश्तो ही बोल लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे है। हमारी लैंग्वेज सवाबी, मर्दान, पेशावर, यहाँ की जो लैंग्वेज है और वहाँ की थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जो है वहाँ पे पाई जाती है। अब सिंबल्स, हर कल्चर की अपनी सिंबल्स होती है। सिंबल्स है क्या? सिंबल इज एनीथिंग which express an event or any scenario or any objects। हर वो चीज़ जो किसी शॉर्ट एक्सप्रेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं मोस्टली, इसको हम सिंबल कहते हैं। किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पश्तून कल्चर की एग्जांपल लें, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चित्राली केप हॉप की अगर हम उसकी एग्जांपल लें, जो पश्तून ड्रेस है उसकी अगर हम एग्जांपल लें, इसी तरह अगर हम दूसरे कल्चर्स में देखें, पंजाबी कल्चर्स में या बलूची में या सिंधी में, अजरक वगैरह ये सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस कर लेती है उसी कल्चर की एक ट्रेड्स को, एक इवेंट को। सो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सिस्टम ऑफ सिंबल, सिंबल का एक सिस्टम है। किस तरह सिस्टम है कि हर वो चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस की जो कि रिप्रेजेंट करती है या एक्सप्रेस कर लेती है इंस्टेंट फॉर एन इवेंट और अ सिचुएशन। सो एक्चुअली सिंबल जो है वो एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये हमें एक्चुअली सिखाती है या हमें बताती है कि या एक्सप्रेस कर लेती है पास्ट इवेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर की मुख्तलिफ किस्म की इवेंट को। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लैंग्वेज में बात की कि अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर ले, आगे इंशाल्लाह हम डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर ले तो हम एक पर्टिकुलर मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को, सोसाइटी की किसी दूसरे इंडिविजुअल को। फॉर एग्जांपल ब्लोइंग हेड, whistling, winkling of eyes, all are the symbol which express specific objects, idea about others। ये सारे ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं इसको फॉलो करूँ, इसको प्रैक्टिस कर लूँ, तो मैं एक मखसूस मीनिंग जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो है वो कन्वे करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरी एग्जांपल लूँ तो हमारे साथ है फ्लैग, नेशनल फ्लैग। अगर हम पाकिस्तान की जो है फ्लैग किसी भी जगह देख ले, किसी भी फ्लैग्स में मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के फ्लैग्स में देखें, तो वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रही है हमारी पाकिस्तान को, हमारी पाकिस्तान को, हमारी नेशनलिटी को, हमारी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेशनल एंथम की अगर हम बात कर ले तो ये हमारी सिंबल्स है। मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स, मुख्तलिफ किस्म की स्टिचेस की अगर हम बात कर ले तो एक पार्टिकुलर फिनोमिना को, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज को हम एक्सप्रेस करने के लिए ये चीजें यूज कर लेते हैं। थर्ड वन, the third basic element of a culture, the most important is social norms। अब social norms क्या है? Social norms are actually unwritten rules about how to behave in a particular type of society। हम किस तरह की बिहेवियर रखते हैं सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में जब हम एक पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर रखते हैं तो वो सिंपली हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है। वी लर्न दैट वी हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन।
मैं हर जगह अपनी विल के मुताबिक बिहेव नहीं कर सकता, बल्कि ये कौन है? ये मुझे सोसाइटी की एक्सेप्टेड बिहेवियर है। अब वही बिहेवियर जो मुझे सोसाइटी ने सिखाया है कि आपने इसी तरह की पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो फॉलो करना होगी, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा अगर किसी भी दूसरे से मिलता है तो वो एक्सपेक्ट कर लेता है सलाम को, एम्ब्रेसिंग, कि भला बंदा आएगा, हैंड शेकिंग या एम्ब्रेसिंग मतलब किस्म की जो भी है, हगिंग, उसी के थ्रू वो कम्प्लीमेंट देता रहेगा। सो they provide us with an expected ideas of how to behave in a particular social group or cultures। इस तरह हमने डिस्कस की कि आपने एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में किस तरह की बिहेव करनी है, किस तरह की आपने एटीट्यूड रखनी है, और यही बिहेवियर्स, यही लिमिटेशंस, यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या कर लेती है, ये सोसाइटी में ऑर्डर्स लेके आती है। अब जिस तरह हमने बात की, फॉर एग्जांपल सलाम की हमने बात की कि एक बंदा जब किसी मजमे में किसी दूसरे बंदे के साथ मिलता है तो उसको कम्प्लीमेंट कर लेता है। अब वही कम्प्लीमेंट अगर वो नहीं करता तब वो ज़्यादा नोटिसेबल है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स जितने भी है अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये ज़्यादा हम नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर हम उसको फॉलो ना कर ले तो वो ज़्यादा जो है हम उसको फिर नोटिस कर लेते हैं कि फला बंदा जो है वो मेरे साथ मिल गया, उसने कम्प्लीमेंट नहीं दी, उसने जो है वो सलाम नहीं किया। या इसी तरह की अगर हम सोसाइटी में दूसरे देख लें तो दूसरे सिनारियो भी ऐसे ही होते हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि फला जो दूसरा मेरी सोसाइटी का बंदा है, मेरी फैमिली का बंदा है, जो मेरे गांव का बंदा है, या मेरे जो रिलेटिव्स है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर जो है वो प्ले करते रहेंगे। अब अगर इस तरह है कि कोई बंदा उन चीज़ों को, उन सोशल नॉर्म्स को फॉलो ना कर ले, लेकिन वो कर लेता है सोसाइटी की सोशल प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, उसके रिलेटिव्स की वजह से, उसकी फैमिली की वजह से, फ्रेंड की वजह से या टीचर की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप के हर, सोसाइटी के हर इंडिविजुअल को चाहिए कि वो कपड़े पहने, टू बी देयर डीड्स। अब अगर आप इस तरह नहीं करते तो आपकी सोसाइटी आपको प्रेशराइज कर लेती है कि आपने इसी टाइप की बिहेवियर को फॉलो करना होगा। सो सोशल नॉर्म्स एक्चुअली सोसाइटी ही प्रेशर डालती है एक इंडिविजुअल पे कि आपने वो पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर को फॉलो करना होगा। और जब आप ऐसे सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर लेते हो कि वो आपके लिए मस्ट है, तो उसको फिर हम मॉरीज कहते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजी फिल्म फ्रॉम समर्स की एक वर्ड्स मोरिस उसने जो है क्वाइन किया हुआ है, तो इसको फिर हम मोरिस कहते हैं कि वो चीज़ें जो आपने ज़रूर करनी है। फॉर एग्जांपल, टू योर क्लॉथ, टू योर क्लॉथिंग इन अ सोसाइटी, टू योर क्लॉथिंग इन योर कल्चर्स। So this is because of the social pressure. This is because of the society. This is because of your family. This is because of your friends. You have to wear clothes. और यही चीज़ें क्या है फिर, सोशल नॉर्म, ये आपकी सोसाइटी के लिए एथिक्स की बुनियाद रखती है। ये आपकी सोसाइटी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर आपने इसी मुआशरे में रहना है, अगर आपने क्लास में रहना है, अगर आपने सोसाइटी में रहना है, अगर आपने फैमिली में रहना है, तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। सो इट इज़ द शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ ग्रुप मेंबर इन अ सोशल सिस्टम। किसी भी सोशल सिस्टम में ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि फला इंडिविजुअल, फला जो फैमिली का मेंबर थे, फला सोसाइटी का मेंबर, वो इसी तरह की बिहेवियर फॉलो करते रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, दीज आर द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है और वो उम्मीद भी कर लेते हैं कि फला बंदा उसी टाइप की बिहेवियर जो है वो प्ले करता रहेगा। और यही चीजें है जो
सोशल नॉर्म्स जो एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को कल्चर के अंदर जो है, उसकी लिमिटेशन के अंदर जो है वो रखते हैं, वो उसका हिस्सा जो है वो उसी सोसाइटी का हिस्सा बनता है। अब अगर हम जिस तरह हमने बात की कि सोशल नॉर्म्स में आगे फिर टू टाइप्स है कि फोकस, दूसरा है मोरिस। मोरिस जो हमने डिस्कस की कि वो चीजें जो कि आपके लिए मस्ट है कि आपने ये चीजें करनी होगी, उसको हम मोरिस कहते हैं। अब फोकस क्या है, मोरिस आगे इंशाल्लाह डिटेल से और भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी वही एक्सेप्टेड बिहेवियर है जो आपकी सोसाइटी आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर दैट हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब हमारी फोकस हमें सोसाइटी में ऑटोमेटिकली इसको फॉलो कर लेते हैं। कोई हमें ये नहीं कहता कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन वो सोसाइटी में हम कर लेते हैं दूसरों की वजह से। So these are the typical behavior, these are the habitual behaviors, attitude and styles. So इसी वजह से हम कभी कभी उसे कहते हैं कि these are the conventions, these are customs, these are customary behaviors. कौन से बिहेवियर? वही स्टैंडर्ड बिहेवियर जो आपकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, आपकी सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज कर रही है कि आपने इसको फॉलो करना होगा। इसी वजह से कहते हैं कि ये सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है, आपकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, आप फिर वही चीजें फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देख ले, आगे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Folkways are learned through socialization into a particular culture। किसी भी सोशलाइजेशन में, किसी भी कल्चर में अगर आप रह रहे हो तो आप ये चीजें फॉलो करते हो, आप सोशलाइजेशन को फॉलो कर लेते हो। जब आपकी सोशलाइजेशन होती है तो आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें सीखते हैं। सोशलाइजेशन इज एक्चुअली अ लर्न प्रोसेस, वी स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वो चीजें जो हम सीखते रहते हैं मुआशिरे से, अपने फैमिली से, अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, उसको हम फिर कहते हैं सोशलाइजेशन। तो ये जो है एक नॉर्मल टाइप की और हैबिचुअल बिहेवियर है, आदी रहते हैं लोग और इसी तरह की पर्टिकुलर बिहेवियर अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। और जो बेसिक सोशल फॉर्म ऑफ कंट्रोल है वो फोकस ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देख ले कि वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस इन अ डिफरेंट टाइम, किसी भी डिफरेंट टाइम में। फॉर एग्जांपल आप इस तरह कभी नहीं कर सकते कि क्या कर लेते हैं, आप पोदगी के घर में आप शादी का जोड़ा पहनते हो, वो आपको कोई नहीं कहता, लेकिन आप जान लेते हो कि उसी टाइम पे मैं वो पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर नहीं कर सकता, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं करूंगा तो मेरी सोसाइटी क्या करेगी, बुरा मानेगी। ये आपके साथ लिमिटेशन है। आप क्या कर लेते हो, आप ब्रशिंग कर लेते हो रोजाना। सिर्फ डेली अगर आप ब्रश कर लेते हो तो मैं भी आपको कोई ना कहे, लेकिन आप क्या कर लेते हो, आप उसको कर लेते हो, आप ब्रश कर लेते हो। आप जो एल्डर्स है उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, अफेक्शन देते हो, लाव देते हो। या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने बात की, कोई भी सलाम कर लेता है तो आप उसको सलाम की जो है वो कम्प्लीमेंट और सलाम की जवाब जो है वो देते हो। शेकिंग हैंड्स एंड एम्ब्रेसिंग व्हाइल मीटिंग, किसी से भी आप मिलते हो तो आप क्या कर लेते हो, आप कम्प्लीमेंट देते हो, आप एम्ब्रेसिंग व्हाइल मीटिंग कर लेते हो कि आप मुझसे मिले तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ कम्प्लीमेंट के साथ जो है वो मिलता रहूंगा, या अगर आपने मुझे सलाम की तो मैं उसका जवाब देता रहूंगा। द सेकंड टाइप ऑफ सोशल नॉर्म्स इज मोरीज। अब मोरीज क्या है? मोरीज इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स फॉलोड बाय द पनिशमेंट। वहां पर नहीं है पनिशमेंट, आप ब्रश कर लेते हो या नहीं कर लेते, कोई आपको ये नहीं कहता कि आपने, सोसाइटी आपको सजा नहीं देती, आपको पनिशमेंट नहीं देती, बल लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह की बिहेवियर करोगे तो आपको फिर सोसाइटी जो है वो सजा देती है। So these are the customary beliefs according to the group, according to the culture of the group, according to the particular society in which you are living. So an act is a model if it is customary or immoral, it is not if it is not a customary। किसी भी एक्ट को
हम कस्टमरी अगर है तो उसको हम मॉरल कहते हैं, अगर वो इमोरल है तो उसको हम कस्टमरी नहीं कह सकते। सो एक्चुअली मोरीज आर द मस्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की वो बिहेवियर जो उसके लिए जरूर करना है, उसके लिए मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मर्डर की एग्जाम्पल ले, अगर हम चोरी की एग्जाम्पल ले, तो ये ऐसे चीजें हैं जो एक इंसान के लिए जरूरी है, उसके लिए मस्ट है कि ये होना टू प्ले दैट पर्टिकुलर एक्शंस, either it is stealing or either it is murdering, or there are some other example, for example sanction of mosque and other sacred beliefs and practices। वो ऐसे beliefs, ऐसे customs है, sacred customs है जो आपको मॉस्क के अंदर करनी होगी। So these are the must behavior of a person or an individual in a society or in a particular or a given culture। अब क्या है, कुछ लोग ये फॉलो कर लेते हैं, इसी सोशल नॉर्म को फॉलो कर लेते हैं फॉर द रिवॉर्ड्स, फॉर द फ्रेज कि उसकी तारीफ की जाए, उसको रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन कुछ लोग उसको कर लेते हैं फॉर द फियर ऑफ सोशल बाइकॉट, इंक्विजिशन ऑफ फाइन। कुछ लोग इसको जो है वो फॉलो कर लेते हैं कि उसको रिवार्ड मिले, लेकिन कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं सोसाइटी की सोशल बाइकॉट की वजह से, क्योंकि फिर जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि ये वो ऐसे रिकॉग्नाइज और एक्सेप्टेड बिहेवियर है जो किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करने होते हैं। अब वही मोरीज, जिस तरह पोकिस की हमने बात की थी, ये भी इनफॉर्मल ही है, मस्ट बिहेवियर है, सीरियस बिहेवियर है, लेकिन पोकिस की तरह इनफॉर्मल बिहेवियर है। कोई रिटन रूल्स रेगुलेशन नहीं कि आपने आपके साथ लिखा हुआ है कि आपने किसी भी कल्चर को फॉलो करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन उसी सोशल नॉर्म्स को जो है वो इनफॉर्मल है, वो आपके साथ रिटन रूल्स रेगुलेशन में नहीं है। ऑल दो फिर भी सोशल ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए सोसाइटी में किसी भी कल्चर में आपने वो चीजें फॉलो करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर निकाह सेरेमनी की बात कर लूँ, मैं नमाज जनाजा की बात कर लूँ, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स की अगर हम एग्जांपल ले, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रदर सिस्टर मैरिज की एग्जांपल ले, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं भी आपके साथ रिटर्न में ना हो, लेकिन आपने वो चीजें करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिलिपाइन की सोसाइटी की एग्जांपल ले, तो फिलिपाइन की सोसाइटी में जो प्री मैरिटल प्रेगनेंसी है वो अच्छा तस्वुर किया जाता है। जिस तरह हमने बात की कि दीज आर द एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बिहेवियर बाय दैट पर्टिकुलर फिलिपाइनीज सोसाइटीज, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटीज में देखें तो हम फिर वो चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें वो इजाजत नहीं देती कि आप प्री मैरिज जो है, फ्री मैरिज, आप वो प्रेगनेंसी जो है उसको डाल। इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है। मे बी एक जगह पर किसी एक चीज को बुरा माना जाता है, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में उसी चीज को अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रिंक की बात कर लें, तो शराब पीना हमारी सोसाइटी में जो है उसको बुरा तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न की एग्जांपल लें, अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लें, अगर हम यूरोप की एग्जांपल लें, या किसी दूसरे ऐसे बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर इसको अच्छा माना जाता है, जहाँ पर इसको एज अ रिक्रिएशन जो है वो लोग यूज कर लेते हैं। अब मोरिज्म में फिर दो अकसाम है, एक वो जो आपको करनी चाहिए जिसको हम पॉजिटिव मोरिज्म कहते हैं, दूसरे वो जिसको हमने नहीं करनी चाहिए जिसको हम नेगेटिव मोरिज्म जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही प्रिस्क्राइब बिहेवियर्स है, वही एक्सेप्टेड बिहेवियर है, वही रिकॉग्नाइज और सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है जिसको सोसाइटी कहती है कि आपने वो चीजें फॉलो करनी होगी, आपने प्रैक्टिस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस, डूइंग सर्विस टू सोसाइटी, वर्शिपिंग गॉड, ये सारी चीजें हम सोसाइटी, हमारी सोसाइटी हमें एक्सपेक्ट कर लेती है कि आपने ये चीजें फॉलो करनी होगी। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले कि अगर हम चोरी की एग्जाम्पल ले, अगर हम झूठ की एग्जाम्पल ले, अगर हम जुल्म की एग्जाम्पल ले बच्चों पर,
तो वो हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो वो प्रिस्क्राइब बिहेवियर्स ऑफ पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न जो हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो उसको हम नेगेटिव मूवीज कहते हैं, समटाइम उसको हम तब्बू भी जो है वो कहते हैं। ओके, द फोर्थ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चर इज वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या है? वैल्यू हर वो चीज है जो हम सोसाइटी में एक पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो करने के लिए कर लेते हैं, किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो गुड हो, राइट हो, एथिकल हो, मॉरल हो। सो वो चीज जो हम करना चाह रहे हैं, वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो हम सोसाइटी में करना चाह रहे हैं, उसको हम वैल्यूज कहते हैं, और वो एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की डिजायरेबिलिटी पे है। सो एक्चुअली दिस इज द मेजर ऑफ गुडनेस एंड डिजायरेबिलिटी। और इसको फिर हम अक्सर कहते हैं कि हाई ऑर्डर्स नाम भी उसको हम कहते हैं। सो दीज आर नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये चीजें, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना, किसी भी चीज को वैल्यू देना, ये बायोलॉजिकली नहीं है बस, बल्कि सोशली है। किसी भी चीज को अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये हमारी सोसाइटी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेक्रेड और प्रोफेन चीज की एग्जांपल ले, तो वो चीज जो हमारे लिए मुकद्दस है, ये हमारी सोसाइटी ने हमें बनाया हुआ है। सोसाइटी में हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और हम जनरेशन टू जनरेशन वही चीजें फिर ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर लेते हैं। जो प्रोफेन चीजें हैं, जो कि आम चीजें, फॉर एग्जांपल कुरान हमारे लिए एक मुकद्दस चीज है, सेक्रेड चीज है। बीफ की अगर हम एग्जांपल ले, बीफ इज प्रोफेन फॉर अस, but it's sacred for the Hindu community, but it's sacred for the Hindu society. So अब ये कौन है कि ये चीजों को वैल्यू करती है? ये बायोलॉजिकली या थ्रू जीन्स ये ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि ये आपकी सोसाइटी चीजों को वैल्यू कर लेती है, आपकी सोसाइटी चीजों को इम्पोर्टेंट बना लेती है। और हर कल्चर की वैल्यू अलग अलग होती है, वो उसकी डिपेंडेंसी भी है, उसे भी फॉलो कर लेते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, एंड द वैल्यूज आर डिफरेंट इन एवरी सोशल सिचुएशन और एनी सोशल सिचुएशंस। किसी भी सोशल सिचुएशन में, किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में जो है वो अमूमन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब वैल्यूज कौन सी चीज है? जिस तरह हमने विलिंगनेस की बात की, हमने डिजायरेबिलिटी की बात की, कि वो चीजें जो हम पसंद कर लेते हैं, वो चीजें जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं अपनी सोसाइटी में, उसको हम वैल्यू कहते हैं। So actually this is not a biological, but this is the idea in thinking of a person, कि आप या कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज के बारे में उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको कितना वैल्यू देते हैं, कितना उसको लाइक कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल से एक एग्जाम्पल ले, कुछ लोग होते हैं जो लाइक कर लेते हैं आईफोन को, कुछ लोग होते हैं जो सैमसंग को लाइक कर लेते हैं। सो अब उस आईफोन या सैमसंग की वैल्यू इस बंदे की थिंकिंग के है, इस बंदे की आइडियाज पे है, उसकी सोच के मुताबिक, उसकी थिंकिंग के मुताबिक आइदर सैमसंग इज बेटर और आइदर आईफोन इज बेटर देन द सैमसंग। और कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने आबाओ अजदाद से सीखते हैं, हम दूसरे से सीखते हैं, हम बुक से सीखते हैं। So the culture is full of values and can be transmitted from one generation to another. इस तरह हमने एग्जांपल ली कि these are the socially approved behaviors which are transmitted from one person to another, one generation to another generation. फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अपने फ्लैग की, अपने एंथम की इज्जत करनी है, वो हम कहाँ पे सीखते हैं? अगर मैं पाकिस्तानी फ्लैग की एग्जांपल लूँ, तो मैं भी पाकिस्तानी फ्लैग की एग्जांपल इंडिया में या किसी दूसरे सोसाइटी में, किसी दूसरी कंट्री में इतना ना हो जितना हमारे लिए हो, क्योंकि वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम टेंट ऑफ इस्लाम की एग्जांपल ले, अगर हम टेंपल फेथ इन इस्लाम की बात कर ले, अगर हम सेफ्टी ऑफ लाइफ की बात कर ले, अगर हम रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स की बात कर ले, ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम ये वैल्यू देते हैं, हमारी सोसाइटी उसको वैल्यू देती है, हमें सिखाया गया है, हमें ट्रांसमिट किया गया है कि कौन सी चीजों को आपने वैल्यू देने की होती है।
तरह हमने मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल ली। हम किसी कल्चरल डे पे नेशनल ड्रेस इसी वजह से पहनते हैं कि हम वैल्यू देते हैं अपनी कल्चर को, हम वैल्यू देते हैं अपनी कल्चरल ड्रेस को कि हमारा कल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा कल्चर जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसी वजह से हम शो कर लेते हैं कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पेक्ट फॉर द होली कुरान इज़ valuable for the Muslim community or in a Muslim society. But respect for Quran in Hinduism may be not valuable. Quran is not valuable maybe for Christianity. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी की इंडिविजुअल ही है, ये वही पार्टिसिपेंट ही है जो किसी भी चीज़ को वैल्यूएबल बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकनेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजायरेबिलिटी। सो एक्चुअली value is the idea and thinking of a person in a society or in a culture. The fifth one is belief system. The basic elements of culture: language, symbol, social norm, values and beliefs. आगे है एक cognitive elements. अब बिलीव क्या है? बिलीव्स आर एक्चुअली द शेयर्ड आइडियाज, वो आइडिया जो हम शेयर कर लेते हैं इन अ पर्टिकुलर कल्चर, इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। वो चीजें जो कि किसी भी कल्चर के, किसी भी सोसाइटी के लोग कलेक्टिवली उसको शेयर कर लेते हैं, कलेक्टिवली फॉलो कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बिलीफ। सो शेयर्ड बिलीव्स आर पार्ट ऑफ व्हाट binds people together in society, और यही बिलीफ है जो सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की इंडिविजुअल को यकजा रखती है, यहाँ पर उसको यकजा रखती है। और वही जो बिलीव्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रॉम स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इन नीड्स एंड वांट्स। और यही फिर बिलीव्स ही है जो कई नॉर्म्स की, कई वैल्यूज की जो है वो बेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि मुस्लिम बिलीव्स ऑन गॉड, होली प्रॉफिट, द डे ऑफ जजमेंट, कुरान, ये सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हम बिलीव रखते हैं, हमारा अकीदा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी की, मैं अगर सिख कम्युनिटी की एग्जाम्पल लूँ तो सिख वियर बेंगेस ऑन वन हैंड, टर्बन बियर्ड, अ लॉन्ग बियर्ड, कीपिंग अ डिगर, चाकू रख देते हैं, वो उनका बिलीव है कि वो उसके लिए सेफ्टी है। अगर हम क्रिश्चियन की जो है क्रॉस की बात कर ले, तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जो कि बिलीव कर लेते हैं सोसाइटी में, हम शेयर कर लेते हैं और एक्चुअली सारी सोसाइटी भी उसको फॉलो कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सोसाइटी में अगर हम देख ले तो द वाटर ऑफ गंगा इज सेक्रेड फॉर द हिंदुइज्म और फॉर द हिंदूज। आप देख लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो है विजिट्स कर लेते हैं, खासकर जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस है कि अजमेर शरीफ की विजिट की जाए फॉर द सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, फॉर द सक्सेस ऑफ दैट मूवी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टर्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है और हम शेयर कर लेते हैं और हम उसको फिर फॉलो ही कर लेते हैं। अब कॉग्निटिव एलिमेंट्स, द लास्ट वन। कॉग्निटिव एलिमेंट क्या है? कॉग्निटिव एलिमेंट वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हम मुख्तलिफ चीज़ों को कोप करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। दैट पर्टिकुलर नॉलेज in which we use for the coping of that particular existing situation or many other calamities. For example, how to make shelter from storms and other natural calamities. These are the practical knowledge that we have learned from our elders, that we have learned from our family, that we have learned in our society कि आपने मुख्तलिफ किस्म के हालात आएंगे, आपने उसको किस तरह कोप करना है। तो ये आपकी जो है वो कॉग्निटिव एलिमेंट में आता है और यही नॉलेज हम क्या कर लेते हैं, हम सिखाते रहते हैं आइदर थ्रू फैमिली, सीखते रहते हैं थ्रू फैमिली, थ्रू टीचर्स, थ्रू रिलेटिव, थ्रू मुख्तलिफ किस्म की मास मीडिया।
कि अगर हालात ऐसे हैं तो आपने सर्वाइवल किस तरह करनी होगी। ओके, अब हम कल्चर की मुख्तलिफ किस्म की पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द कल्चर्स और समटाइम इट इज कॉल्ड काइंड ऑफ कल्चर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स। सो अगर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या इमेजिनरी चीजों की बेस पे देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ कल्चर और देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ कल्चर। द वन इज मटेरियल कल्चर व्हाइल द सेकंड वन इज नॉन मटेरियल कल्चर। और मटेरियल कल्चर्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो चीजें जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चीजें जिसको हम सीखते रहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारी कल्चर को डिफाइन कर लेती है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं मटेरियल कल्चर या सिंपली मटेरियल कल्चर ऑफ द मैन मेड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम सिटीज की एग्जाम्पल ले, हम टूल्स की एग्जाम्पल ले, अगर हम फर्नीचर की एग्जाम्पल ले, ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल ले, बिल्डिंग करेंसी सिस्टम सो ऑन। Okay, so material culture is actually consist of man-made objects। जिस तरह हमने एग्जांपल दी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की कि फॉर एग्जांपल जितने भी टूल्स हैं, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग, करेंसी सिस्टम, होम्स, नेबरहुड्स, मुख्तलिफ किस्म की सिटीज, स्कूल्स, चर्च, टेम्पल्स, mosque, office, etc. which have been changed and used by the people of that particular society or that particular culture of the member of that particular culture। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं, जो कि मोस्टली द मैन मेड थिंग्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर्स। वो चीज़ें जो कि फिजिकल्स हैं। सो अब यही फिजिकल चीजें, यही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या करती है आपकी सोसाइटी में, आपकी इंडिविजुअल की या किसी भी कल्चर की इंडिविजुअल की बिहेवियर को मॉडिफाई करती है या उसको एक खास लिमिटेशन देती है कि आपने यू हैव टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर मैनर, you have to behave in that particular manner, you have not to cross that particular limitation or that particular boundaries। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि अगर किसी को सक्सेस पाना है, किसी भी नेशन को सक्सेस पाना है, किसी भी सोसाइटी को जो है वो सक्सेस पाना है, तो उसने सोसाइटी को एडजस्ट करना होगा। उसने उसी सोसाइटी जिसमें अपने एडजस्ट करना है किस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को, कि वो टेक्नोलॉजी को एडजस्ट कर ले। वहाँ पर रिजिडिटी अगर अपनाई जाती है तो फिर वो सोसाइटी आगे नहीं जाती, वो डेवलप नहीं कर जाती। सो इसी बिना पे हम कहते हैं कि चूंकि इसी मटेरियल कल्चर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि आज के दौर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, it is technological advancements, this is actually a material culture aspect, the material culture। So if a student learn to use different technological advancements or to use that particular technology, that student or these student could be find success। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे कल्चर के लिए ज़रूरी है तो वो कल्चर जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है वो डेवलप नहीं कर सकती, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आ सकती। लेकिन वो सोसाइटीज़ जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पर सोसाइटी डेवलप कर सकती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सकती है, सोसाइटी सक्सेस पा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी कल्चर को जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल देख ले हम पुराने ज़माने की मुख्तलिफ़ किस्म की, अगर हम बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हम रोड्स मुख्तलिफ़ किस्म की और उस पर जो क्राफ्टिंग्स की गई थी, ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें तो ये हमें एक एरा की या हमें एक पार्टिकुलर सोसाइटी की जो है वो याद दहानी कराती है और ये उसकी आइडेंटिफिकेशन भी है। फॉर एग्जांपल अगर इसको छोड़ के हम एग्जांपल ले कि जो केफी वाले हैं मोस्टली वो वास्कट पहनते हैं, चित्राली जो है वो चित्राली केफ यूज़ कर लेते हैं। तो वही वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जिससे एक कल्चर की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर सिंपली जिस तरह हमने कल्चर के बारे में डिस्कस किया था कि कल्चर एक्चुअली है क्या। कल्चर इज द कलेक्टिविटी ऑफ attitude, behavior, beliefs, norms, values, language, etc।
अब फिजिकल ऑब्जेक्ट जिस तरह हमने फर्नीचर की बात की, टूल्स की बात की, स्कूल्स बिल्डिंग्स की बात की, होम्स की बात की, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी चीज़ों की बात की, इनकी अलावा ऐसे चीज़ें जो कि नॉन फिजिकल हैं, ओके, नॉन फिजिकल है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी कल्चर में मौजूद है, जो कि या तो बिलीव है, वैल्यूज है, रूल्स है, नॉर्म्स है, मॉरल्स है, लैंग्वेजेस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एग्जांपल लें, इंस्टीट्यूशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की माबेन जो हायरार्की है में भी वो दिखाई ना दे, लेकिन वो मौजूद है। फॉर इंस्टेंस, द नॉन मटेरियल कल्चर कंसेप्ट of the religion consists of a set of ideas and beliefs about God, worship, morals and ethics. अगर हम कल्चर को, इसी नॉन मटेरियल कल्चर को, नॉन फिजिकल आइडियाज ऑफ द पीपल को, हम उसकी रिलीजियस कंसेप्ट के बारे में हम उसको थोड़ा आस्पेक्ट उसको डिस्कस कर ले, तो वही सेट ऑफ आइडियाज है जो कि अबाउट गॉड्स है, अबाउट वर्शिप है, अबाउट मॉरल है, अबाउट एथिक्स है। अब यही चीजें अगर हम कल्चर के बारे में डिस्कस कर ले कि जब भी हम कल्चर के बारे में सुनते हैं तो हम फिजिकल, हमारा माइंड जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाता, फिजिकल आइडियाज की तरफ नहीं जाता, बल्कि हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, वो लीड कर जाता है मुख्तलिफ किस्म की नाम्स को, वैल्यूज को, बिलीव्स को। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे कल्चर, जब हम कल्चर का नाम लेते हैं, जब हम कल्चर हमारे सामने आता है तो ये चीजें हमारे सामने आती है। सो एक्चुअली द नॉन मटेरियल कल्चर इज द बेस ऑफ द कल्चर, और यही सारी चीजें जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ये हमारे लिए लिमिटेशंस बनाती रहती है। अब एक तो हो गया मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। वो कल्चर जिसकी फिजिकल शेप हो, वो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स जिसकी फिजिकल शेप्स हो, उसको हम मटेरियल कहते हैं, और वो जिनकी फिजिकल शेप्स नहीं है उसको हम नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। अब है आइडियल कल्चर और रियल कल्चर। So what is the difference between the ideal culture and the real culture? As from the name, it is clear that ideal cultures are that type of culture in which the people of that particular society or cultures claims to have. लोग वो पसंद कर लेते हैं कि हमारा कल्चर इसी तरह की कल्चर हो, हम जो कल्चर फॉलो करते हैं वो नहीं, बल्कि हमारा कल्चर, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और द बेटर कल्चर्स, यूरोपियन कल्चर्स आर बेटर देन आवर। कुछ ऐसे सोसाइटीज है जो दूसरे कल्चर्स को जो है वो लाइक कर लेते हैं कि मैं भी, हमारा कल्चर जो है वो ऐसा ही हो। अनदर एग्जांपल इज दैट लाइक इस्लाम इज आवर आइडियल वन, और हम यही चाह रहे हैं कि हम एक सच्चे मुस्लिम्स हो, लेकिन सच्चे मुस्लिम्स के लिए जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेड है, वो अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी हम एक सच्चे मुस्लिम जो है वो बन सकते हैं। तो यही चीज जो कि हम एक सच्चे मुस्लिम बन सकते हैं, या हम एक सच्चे मुस्लिम होना पसंद करते हैं। सो दिट इज समथिंग यू हैव टू क्लेम। कुछ है जो कि आप उसे बनाना चाह रहे हो, या उसे जो है आप अपनाना चाह रहे हो कि शायद मैं इस तरह हूँ। अब जो प्रैक्टिस ट्रू मुस्लिम के लिए जो प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ती है, जो बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, वही आपकी जो है वो आइडियल कल्चर है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, और यही आपको एक स्टैंडर्ड देती है कि मेरा कल्चर और दूसरे कल्चर में कितना फर्क है, वही कल्चर जिसको मैं अपनाना चाह रहा हूँ उसमें, और वो कल्चर जो कि आपकी रियल कल्चर से, आपका एक्चुअल कल्चर से, उसमें कितना डिफरेंस है। रियल कल्चर्स क्या है? Real cultures actually a culture that actually you have followed, or actually followed by this member of the society or individual of that particular cultures। वो कल्चर जो कि प्रैक्टिकली हम उसको फॉलो कर रहे हैं,
उसके नाम्स, उसकी रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसके पॉकेज हम फॉलो कर रहे हैं, उसके उसकी कल्चर के हर ट्रेड्स हम हमारी रियल लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं कि रियल कल्चर्स। और यही कल्चर है जो कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे नेबर्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे फ्रेंड ने हमें दिया हुआ है या हमें ट्रांसमिट हुआ है। और एक्चुअली हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक लिमिटेशन रख रही है, जो हमारे लिए एक बाउंड्रीज रख रही है कि आपने इसी कल्चर के अंदर अगर फॉलो करना है तो ये चीज़ें आपने करनी होगी। सो वही चीज़ें जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हम रियल कल्चर का नाम देते हैं। अब पॉपुलर कल्चर क्या है? पॉपुलर कल्चर असल में वो कल्चर है जो कि मोस्टली accumulated storage cultural products, for example music, dance, art, literature, film, television, videos, etc. और यही कल्चर जो कि कंज्यूम करती है और यही कल्चर जो कि मोस्टली प्रैक्टिस होती है बाय द नॉन एलिट ग्रुप और बाय द कॉमन पीपल। सिंपल बात में अगर हम इसको देखें तो वही कल्चर जो कि लोअर क्लास के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं, कि लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से जो कि ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अपर क्लास के लोग बहुत थोड़े से लोग हैं, वो माइनॉरिटी में है जिसको हम एलीट क्लास लोग कहते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसी पॉपुलर कल्चर को मासेस या कल्चर ऑफ द मासेस भी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कल्चरल शॉक। अब कल्चरल शॉक क्या है? आपकी कल्चर की शॉक। अब वो कल्चर जो कि आप रह रहे हो किसी जगह पे या किसी नई जगह और ट्रेवल कर लेते हो तो आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हो, आप उसी कल्चर जाते हो जो कि मैं भी वो आपकी कल्चर की प्रैक्टिसिंग वहाँ पर ना हो। मे बी आप अलग टाइप की बिहेवियर, अलग टाइप की एटीट्यूड, अलग टाइप की आप कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप फील कर लो। सो वही चीज़ें जो कि आप प्रैक्टिस कर लेते हो किसी दूसरे सोसाइटी में, आप पेश कर लेते हो किसी दूसरी सोसाइटी में, इसको हम कहते हैं कल्चरल शॉक। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल है, देखिए कॉम्प्लीमेंट के मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल हगिंग, शेकिंग हैंड्स, सलाम, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की दूसरे हाय हेलो, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी जो है वो कम्युनिकेशन के या मीन्स है कम्प्लीमेंट के। अब अगर हमारी सोसाइटी में हम देख ले तो हमारी सोसाइटी में हम क्या कर लेते हैं, या तो हैंड शेक कर लेते हैं या हगिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज में वही आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्स है, जब आप एम्ब्रेसिंग वाली मीटिंग आप कर लेते हो तो क्या कर लेता है, कुछ अलग तरीके अपनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइनीज की एग्जांपल ले तो वो हैंडशेक नहीं कर लेते। अगर आप अरब की एग्जांपल ले, अरबिक कंट्रीज की, तो वो क्या कर लेते हैं, वो आपकी फेस पे किस कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में हम देख ले या तो हैंडशेक कर लेते हैं या हगिंग कर लेते हैं। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि आपकी शौक, वही चीज़ें जो आप डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो, वही चीज़ें जो आप किसी दूसरी सोसाइटी में फेस कर रहे हो जो कि आपकी कल्चर से डिफरेंट है, उसको हम कल्चरल शॉक कहते हैं। नाउ इथनोसेंट्रिज्म, व्हाट इज इथनोसेंट्रिज्म? Ethnocentrism is actually a belief in which one person's or a culture or society consider that my culture is superior, my society is superior, I am superior while the other is inferior, I am right while the other are wrongs, I am normal while the other are abnormal. So this belief, this thinking or this idea is called ethnocentrism, in which you are thinking that I am superior while the other is inferior, I am good while the other is wrong, or the other is bad.
So when a person or society or culture thinks that they are better than the other, they are better than another type of society, they are better than Hinduism, they are better than Christianity, they are better than Judaism. This thinking or this belief is called ethnocentrism. अब ये क्या है, आपने एक गेज जो है मुकर्रर कर दिया, आपने एक स्टैंडर्ड जो है यार्ड स्टिक जिसे हम कहते हैं, आपने एक यार्ड स्टिक मुकर्रर कर दिया कि मैं किस कल्चर को सही कहूँ, किस कल्चर को सही ना कहूँ, कौन सा कल्चर सही है कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कल्चर को अपनी कल्चर की तनाजुर में देख रहे हैं कि मेरे कल्चर में चूंकि ये चीज़ सही है इसी वजह से दूसरे कल्चर में वो नहीं है, इसी वजह मैं दूसरे कल्चर को सही नहीं कहता, वो गलत कल्चर है, या वो कल्चरल ट्रेड्स जो है वो सही नहीं है, वो कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो सही नहीं है। मेरे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, मेरे जो कल्चरल ट्रेड्स है वो सही है, मेरी सोसाइटी सही है, मैं जो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, मैं जहाँ जिस जगह पे जिस पार्टिकुलर टाइप की बिहेवियर मैं अपने कल्चर के मुताबिक रख रहा हूँ वो सही है, बाकी जो कल्चर रख रहे हैं वो सही नहीं है। So, in this phenomena, you have to evaluate the culture of others in terms of your own cultures. अब अपने कल्चर को एक यार्डस्टिक लेते हो कि इसी से नापना है मैंने, कि मेरे जो कल्चर है, जो मेरा कल्चर से अगर मैं किसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो वो सही है, लेकिन जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं और वही चीज़ जो मेरे कल्चर में नहीं है वो फिर गलत है। सो इस फिनोमेना को, इस थिंकिंग लेवल को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। इस तरह नीचे लिखा हुआ है कि we have to evaluate our own culture or their culture in terms of own cultures. For example, belief system of other cultures, behavior pattern of other cultures, or standard of living or way of living in terms of their own cultures. So जब आप स्टैंडर्ड जो है वो रखते हो फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा कल्चर सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर चूंकि आपकी सोच यही है, आपकी आइडियाज यही है, आपकी बिलीफ यही है दैट माय कल्चर इज सुपीरियर, सो फिर आप उस चीजों को या उन चीजों को सही कहते हो जो आपकी कल्चर में है और उन चीजों को गलत कहते हो जो कि आपकी कल्चर में गलत है। इस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आप एक मेजरमेंट, आप एक यूनिट लेते हो, एक यार्डस्टिक जो लेते हो कि अपने एक यार्डस्टिक दूसरे कल्चर को यार्डस्टिक से नापना है। आप फिर अपने आप को, फॉर एग्जांपल एज ए मुस्लिम, वी बिलीव दैट वी आर द चूजन पीपल, वी आर सुपीरियर, वी आर द सुपीरियर रेस, वी आर द ट्रू बिलीवर्स। ये हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है। अगर हम हिंदुइज्म की बात कर ले, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात कर ले, अगर हम ज्यूइज्म की बात कर ले या किसी भी दूसरे सब रिलीजन की बात कर ले, तो वहां पर मैं भी उनकी नजर में हम सही नहीं है और वो सही है, क्योंकि उसका बिलीफ है। सो अगर हम ये कहते हैं कि हम सुपीरियर है तो ये अपनी कल्चर की तनाजुर में कह रहे हैं। हमने अपने कल्चर को एक यास्टिक बनाया हुआ है और इसी बिना पे ये चीजें कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स को देख लें तो वो कभी क्या कर लेते हैं, दे आर लाफिंग अ हिंदू ताबूज, कि अच्छा बीफ जो है वो उस पे क्यों पाबंदी है, बीफ क्यों ना खाए बंदा। तो ये ऐसे चीजें जो कि मेरे कल्चर में तो सही है कि मैं बीफ जो है वो खा रहा हूँ, लेकिन हिंदुइज्म कल्चर में या हिंदू कल्चर में वो सही नहीं है। दूसरा एग्जांपल, the interested Chinese may laugh another unwilling to eat dog, मे भी वो लोग हंस रहे हैं या वो लोग हंसते हैं, उनका हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग जो है डॉग्स नहीं खाते। या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड,
हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है। हम सुपीरियर मानते हैं, दूसरों को इन्फीरियर मानते हैं। या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो बेस्ट है, पश्तून कल्चर बेस्ट है, पंजाबी कल्चर बेस्ट है, बलूची कल्चर बेस्ट है, सिंधी कल्चर बेस्ट है। तो ऐसे फिनोमेना को जिसमें हम कहते हैं कि मेरा कल्चर, मैं सुपीरियर हूँ, मेरा कल्चर सुपीरियर है, मैं सही हूँ, दूसरे गलत हैं। ऐसे फिनोमेना को, ऐसे थिंकिंग को, ऐसे बिलीफ को हम कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म। Here are some advantages and disadvantages of ethnocentrism. Let's discuss in detail. The first one is loyalty and patriotism. अगर आपका बिलीफ इथनोसेंट्रिक है तो आप में लॉयलिटी है, आप में पेट्रियाटिज्म है, आप अपने कल्चर से लॉयल हो कि मेरा, मैं सही हूँ, मेरा कल्चर सही है, मेरी सोसाइटी सही है। दूसरे जो कल्चर्स है आप उसको डिवैल्यू कर लेते हो, आप उसको वैल्यू नहीं देते, बल्कि उसके बदले आप वैल्यू देते हो अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने ग्रुप को। सो when you are ethnocentric, you will be loyal and patriotic with your own cultures. The second one is no advantage, no confusion. Sorry, no confusion. So when a person or society or a culture are ethnocentric, they are inspired from their own cultures. Every individual are satisfied from their cultures. They have unity, they have solidarity, and they have integrity, and each and everything. फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तानी सोसाइटी की एग्जाम्पल ले तो पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर हम यही कहें कि हम एक है, हमारा कल्चर सही है, हम सही है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सॉलिडरिटी जो है वो शो कर लेते हैं, हम यूनिटी शो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कश्मीर हम देख लेते हैं कि कश्मीर की सॉलिडरिटी की वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम एक दिन मना लेते हैं या हम उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए कुछ कर लेते हैं। और जब लोग इथनोसेंट्रिक होते हैं, जब लोगों की यही बिलीफ होती है कि हमारी जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है वो सही है, जो बाकी दूसरे हैं वो गलत है, तो क्योंकि जैसे वो अपनी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अपनी कल्चर को या अपनी सोसाइटी को, सो सिंपली वो फिर अपने प्रॉब्लम्स पे जो है वो कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी टाइप की भी जो है सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आप उसी पे फोकस कर रहे हो। आप ये फोकस कर रहे हो कि पाकिस्तानी सोसाइटी को कौन सी चीज़ें जो है पाकिस्तानी कल्चर को वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप ये कर रहे हो कि अगर आप पंजाबी हो तो आप पंजाबी कल्चर्स या पंजाबी सोसाइटी को या पंजाबियों को जो दरपेश मुश्किलात है, जो दरपेश प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। अगर आप पश्तून हो तो आप में भी उसी के बारे में सोच रहे हो, आप उसको कंसंट्रेट कर रहे हो कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मैंने उसको हल करना है। अब जिस तरह एडवांटेज है, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जब इथनोसेंट्रिज्म की डिसएडवांटेज हम पढ़ लेते हैं तो डिसएडवांटेज में जो सबसे पहला है वो ये है कि इट्स ब्लॉक और हाइंडर द डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये सोसाइटी को आगे जाने नहीं देती, ये सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट लेके आती है, ये सोसाइटी में जो है वो क्राइम्स लेके आती है, और जो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है। क्योंकि डेवलपमेंट तभी आ सकती है जब सोसाइटी में पीस हो, जब सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो। सोसाइटी में अगर किसी सोसाइटी में स्टेबिलिटी ना हो, अगर किसी सोसाइटी में पीस ना हो, वहां पर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की एग्जांपल लें तो आप, मैं भी, आप तकरीबन 5-6 साल पहले की बात अगर हम कर ले, आप उस टाइम को याद कर ले जब टेररिज्म जो है वो हमारी सोसाइटी में पीक पर था। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी,
वहां पर रोज बरोज जो है हमारी इकोनॉमी क्रैश होती जा रही थी। रोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं, सारे एक्टिविटीज रुक गए थे। सो इसी तरह अगर सोसाइटी में क्राइम्स हो, सोसाइटी में कंफ्लिक्ट हो कि नहीं मैं सही हूँ, वो सही है या वो सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की एग्जाम्पल लें कि पंजाबी सही है, बलूची सही है, सिंधी सही है या केपी वाले सही है, पठान सही है, तो क्या होगा? अब हर सोसाइटी की, हर प्रोविंस की अपनी मेंटेलिटी हो गई। जब अपनी मेंटेलिटी हो गई तो अमंग क्लैशेस होंगे वहां पर, अमंग द प्रोविंस, अमंग द सोसाइटी, अमंग द कल्चर। फिर सोसाइटी आगे नहीं जाती, सोसाइटी डेवलपमेंट जो है वहां पर नहीं आ सकती। The second disadvantage of ethnocentrism is social problem creation. Ethnocentrism create different social problems. अब कौन से social problems को create कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सेक्स, मुख्तलिफ किस्म की सेक्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शिया सुन्नी की अगर हम बात कर ले कि शिया सही है, सुन्नी सही है, हमारी इवन हमारी सोसाइटी में जो है ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। रेस एंड एथनिक प्रॉब्लम को अगर हम देख ले, निग्रास एंड वाइट अमेरिकन को अगर हम देख ले, वहां पर ये चीजें किस वजह से बनी हुई इतने सेंट्रिक कि वाइट अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं हम सही है, हम सही, हम नॉर्मल है, हम गुड है, हम सुपीरियर है। जो ब्लैक अमेरिकन है जिसको हम निग्रास कहते हैं वो इंफीरियर है। वहां पर फिर तनाज़ा बन रहा है। इसी वजह से सोसाइटी में इथनोसेंट्रिज्म की वजह से मुख्तलिफ किस्म की सोशल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। The third one और the third disadvantage of ethnocentrism है individualism। अब individualism की concept जो है वो ethnocentric जो है वो create कर रही है। जिस तरह हमने कहा कि लॉयल विद योर ओन कल्चर्स। अब जब कल्चर्स, जब हम यहाँ पे इवन एग्जांपल ले अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में फिर सब कल्चर्स हैं। जिस तरह हमने बात की पश्तून, सिंधी, बलूची, पंजाबी, कश्मीरी, चतराली, मुख्तलिफ किस्म के सब कल्चर्स हैं। अब अगर सब इसी तरह सोचे कि नहीं पश्तून को जो प्रॉब्लम्स है, पंजाबी को जो प्रॉब्लम्स है, या बलूची, सिंधी या जो भी हो, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉल्व कर लें, तो जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो म्यूचुअल टारगेट है, जो म्यूचुअल प्रॉब्लम है, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी सोच ये है कि नहीं मैंने प्रेफरेंस कहाँ पे देना है, मैंने फोकस कहाँ पे करना है। अगर हम सिर्फ इसी बेस पे सोचे कि हम पाकिस्तानी हैं, बाद में फिर जो है हम या तो सिंधी है या पंजाबी है या बलूची है या पठान है, हम बाद में हैं। अगर हम ऐसे पाकिस्तानी सोच ले कि नहीं ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी या वो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी, हम उनकी सॉल्यूशंस के लिए या उनकी सॉल्व के लिए कुछ कर लें, तो मे बी बहुत से हमारे प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही सोचे कि नहीं नहीं मैं पठान, मैं बलोच, मैं सिंधी, मैं पंजाबी, तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे और उसी प्रॉब्लम के साथ हमारे और भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। जो हमारा म्यूचुअल टारगेट है, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि नेशन की बेस पे है, या जिसको हम कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट, वो पॉसिबल नहीं है। मैं भी उसकी जो पॉसिबल है लेकिन उसकी जो पेस है वो स्लो होगी, जो उसकी रफ्तार है वो स्लो होगी। अगर हम सॉलिडेरिटी अपनाए, अगर हम यूनिटी अपनाए, पाकिस्तान को पहले रखे, अपनी मुल्क को पहले रखे, तो हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। और यही इथनोसेंट्रिज्म क्या कर लेती है, फिर आइसोलेशन की तरफ, किसी भी कल्चर को, किसी भी सोसाइटी को आइसोलेशन और बैकवर्डनेस की तरफ लेके जाती है। क्योंकि जब आप इंडिविजुअलिज्म की सोच रखते हो कि मेरा कल्चर सही है बाकी गलत है, तो आप फिर जो लोग गलत है आपकी जहन में उनके लिए आप कुछ नहीं करते। आप उन्हीं एक कल्चर के लिए, उन्हीं एक सोसाइटी के लिए, चाहे मैं भी वो पठान हो, मैं भी पंजाबी, सिंधी या बलूची हो, या मैं भी कोई दूसरी कल्चर हो, फिर आप उसी के लिए ही सोचेंगे, फिर आप उसी के लिए काम करेंगे। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इथनोसेंट्रिज्म।
The next one is xenocentrism. What is xenocentrism? अब बिल्कुल उलट, जितना इतना इथनोसेंट्रिज्म था, अब बिल्कुल इथनोसेंट्रिज्म की बिल्कुल उलट। कि क्या था वहां पे कि मैं सुपीरियर हूँ, बाकी इन्फीरियर है, मैं स्ट्रांग हूँ, बाकी वीक है, मैं नॉर्मल हूँ, बाकी नॉर्मल है, मैं गुड हूँ, बाकी जो है वो बैड है। अब यहाँ पर उलट है। xenocentrism is actually a phenomena in which you are beliefs or your idea or you are thinking that my culture is inferior than others. I am inferior than other. I am wrong while the other are good. So इसी थिंकिंग को, इसी फिनोमिना को हम जीनोसेंट्रिज्म का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात कर ले मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ किस्म की जो ऑपरेशन स्टाइल्स है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हम दूसरी सोसाइटी की, दूसरी प्रोडक्ट्स, दूसरी कल्चर की प्रोडक्ट्स को या दूसरे नेशंस की प्रोडक्ट्स को हम पसंद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ स्टाइल में देखें तो हम कहते हैं ब्रिटिश लाइफ स्टाइल इज बेटर देन आवर लाइफ स्टाइल, फ्रेंच फैशन, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स, Swiss watch, they are superior than our own products. Either it is be electronics, either it will be in the form of fashions. So if you are giving preference to other culture, if you are giving preference to the product of others, then you have the belief of xenocentrism that we are inferior than others. America is superior than other. Europe is superior than others. Chinese are superior than others in different terms. मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में हम लेते हैं और इसी जीनोसेंट्रिज्म की वजह से हम देखते हैं पाकिस्तान में, इवन हम देख ले, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं, जो जो प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टीनेशनल है वो सही है, जो लोकल प्रोडक्ट है वो सही नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर यही बिलीव, यही थिंकिंग हम रख रहे हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान में तैयार हो रही है, जो चीज़ लोकली तैयार हो रही है, वो लो क्वालिटी की है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स, उसको हम स्टैंडर्ड्स करा रहे कि ये स्टैंडर्ड्स क्वालिटी है। सो जीनोसेंट्रिज्म इज एक्चुअली opposite of the ethnocentrism.